राज्य राजनीति 50 से 60 का दशक, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि केंद्र के प्रभाव की जो राजनीति थी वही अधिकांशतः राष्ट्र के राज्यों में दिखती है और उन्हीं को एक तरह से फॉलो किया गया राज्यों में। और विशेष करके आप जानते हैं कि उस समय नेहरूवादी वर्चस्व था, नेहरू की स्थिति मजबूत थी और नेहरू के आदर्श की भी स्थिति अच्छी थी, उसे लोग मानते थे। और कांग्रेस में एक दलीय प्रभुत्व, कांग्रेस की एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था भारतीय राजनीति में उस समय हावी थी। वही एक तरह से भारतीय राजनीति की अभिव्यक्ति बन गई थी नेहरू की कांग्रेस की नीति। और यह अलग बात है, इसका कारण स्वतंत्रता आंदोलन में उनका नेतृत्व रहा। कांग्रेस का नेतृत्व आज़ादी की विरासत बन गई और अगले 2 दशक तक तो उनका छाप स्पष्ट रूप से दिखता है, 50 का दशक और 60 के दशक में। उसके बाद हम देखते हैं कि केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार थे, एक तरह से केंद्र सरकार का फॉलो राज्य सरकार के द्वारा होता था। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में केंद्र सरकार हावी थी, पर ऊपर थी, और वहीं राज्य सरकार की स्थिति देखें किसी एक राज्य की नहीं बल्कि सभी राज्यों के राज्य की स्थिति देखें तो द्वयम दर्जे की थी। केंद्र के बनिस्पत वे नीचे थी, उसका स्थान दूसरा था। वहीं केंद्र सरकार के निर्देश पर ही राज्य सरकारों ने कई तरह के निर्णय लिए, और जैसे कि हम भूमि सुधार की बात देखते हैं या सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात देखते हैं, तो केंद्र सरकार की बात मानते हुए सत्ता का विकेंद्रित करते हुए राज्य सरकार ने इस पर अमल किया। और हम यह भी देखते हैं कि केंद्र में और केंद्र के साथ साथ कई एक राज्यों में, बल्कि ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी की सरकारें नहीं थी। हालांकि धीरे धीरे सरकारें विभिन्न अलग अलग पार्टी की भी आने लगी, और राज्यों में जब सांप्रदायिक हितों का प्रतिनिधित्व होने जैसी स्थिति होने लगी तो कई तरह के स्वार्थी गुट पनपे, और वह स्वार्थी गुट राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचे। और यह भी कह सकते हैं कि इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का ही बोलबाला रहा, बल्कि एक तरह से लोगों के दिलो दिमाग में बैठा दिया गया था कि केंद्र की राजनीति ही एक सर्वमान्य प्रतिमान है, उसे ही लोग मानते हैं, राज्य भी उसी को मानती है। और हम यह भी देखते हैं कि केंद्र के अनुकूल ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती रही अभी तक भी, हालांकि देखें तो। और कुछ एक बातें इसमें विवाद भी कभी बनी कि केंद्र अपने मनोनुकूल राज्यपाल का उसका गलत इस्तेमाल भी किए, और धीरे धीरे राज्य राजनीति में जब क्षेत्रीय आकांक्षा बढ़ी तो यह राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर तक जो प्रमुख प्रतिमान बन गए थे कि कांग्रेस पार्टी ही राष्ट्रीय राजनीति, राज्य की राजनीति, देश की राजनीति को चलाएगी, उस प्रतिमान को कहीं न कहीं चुनौती मिलने लगी, और कांग्रेस की प्रमुख स्थिति धीरे धीरे राज्य में गौण होने लगी, कम होने लगी, जिसका कि प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि कांग्रेस की प्रमुख स्थिति न केवल राज्य स्तर पर कमी, बाद में राष्ट्रीय स्तर पर भी कमी दिखती है। और आज आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति कितनी बुरी स्थिति है। कई एक राज्यों में उनकी सरकार चली गई, आने के भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं तत्काल, बाद में क्या होगा कहना मुश्किल है। और जो 50 और 60 का दशक था वहां सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आती थी। हालांकि हम यह भी देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जितनी स्वतंत्रता, जितनी संघर्ष से मिली, जितनी विप्लव से मिली, उसके बाद भी समस्याएं कम नहीं दिख रही थी। कई राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाई कि हमें अलग करो,
इस संदर्भ में आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में यह शुरू हुआ कि राज्यों के पुनर्गठन, अलग राज्य बनाओ, भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य बनाओ। जम्मू कश्मीर में अलग जनमत मोर्चा के आंदोलन की स्थिति थी, और वहीं नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं तो नागा आंदोलन, मिजो आंदोलन, वो सब अलग विप्लव जैसी स्थिति थी। और इसके साथ साथ कांग्रेस से जो भिन्न विचारधारा के स्तर पर बातें थी, उन्हें भी पनपने का मौका मिला। और वे इतने आंदोलन के साथ साथ कांग्रेस के विरोध में जो थे, जो उनके विरोधी विचारधारा थे, उनको पनपने का समुचित अवसर मिला, और कई स्तर पर वे भी सक्रिय उठे। बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, केरल देखें, पश्चिम बंगाल देखें, हर जगह कांग्रेस के विरोध में लहरें चलने लगी। समाजवादी और वामपंथियों ने मिलकर एक नई समीकरण को जन्म दिया। उत्तर भारतीय राज्यों में आप देखते हैं कि जनसंघ उबलने लगा था, पंजाब में अकाली दल आने लगा था, और इन सबों ने मिलकर विभिन्न स्तरों पर कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं चुनौती दी। कई एक मुद्दों पर उसे ललकारा एक तरह से, और इन सब घटनाक्रम के बाद जो प्रतिमान था एक ही दल की पार्टी रहेगी, कांग्रेस मतलब भारत, भारत मतलब कांग्रेस, वो चीज अब नहीं रहने को थी। और हम देखते हैं कि महाराष्ट्र की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां दलित आंदोलन चला आरपीआई के नेतृत्व में। महाराष्ट्र में दलित पंथेर की आंदोलन सुने होंगे आप। उत्तर भारत में जनसंघ सक्रिय हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सक्रिय हुआ, और उनसे मिले जुले दलों ने गौ रक्षा आंदोलन चलाया। हिंदी भाषा के प्रसार के लिए समाजवादी आंदोलन चलाया गया। तो हिंदी थोपे जाने के खिलाफ दक्षिण भारत में आंदोलन हुआ, तमिलनाडु में इसके आंदोलन हुआ। इसके लिए तो वे लोग अलग प्रांत बनाने की बात करने लगे कि निर्जातीयता के स्तर पर हमें अलग किया जाए। यही सब कारण रहा कि एक विद्वान हुए सेलिंग हैरिसन, उन्होंने 1950 की इस क्रांतिकारी उथल पुथल से मच रहे दौर को सर्वाधिक खतरनाक दशक की संज्ञा दी है। और कहने को तो हम आज़ादी थे, लेकिन हर स्तर पर उथल पुथल की स्थिति थी, और दिक्कत यह भी थी कि भारत तुरंत आज़ाद हुआ था और लोगों की आकांक्षाएं, इच्छाएं हिलकोरने लगी थी। वे अपनी आज़ादी की उत्कंठा के लिए बेकरार थी। और इस बीच हम यह भी देखते हैं, जहां कांग्रेस को बाहरी स्तर पर चुनौतियां मिल रही थी, वहीं उनके भीतर के जो स्वार्थी गुट थे कांग्रेस के अंदर के, वे भी अपने अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने पर तुले हुए थे। वे कांग्रेस के साथ साथ अपनी स्थिति को अपने क्षेत्र में मजबूत कर रहे थे, अपने स्वयं के आधार को मजबूत रखना चाह रहे थे। और इन सब कारणों से कांग्रेस के भीतर के ही लोगों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। और इसी में आप चौधरी चरण सिंह का भी नाम जान सकते हैं, जो कांग्रेस में कद्दावर नेता के रूप में रहने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो किसान थे, जो मझोले स्तर के किसान, जो पिछड़े स्तर के किसान थे, उनके बीच अपना एक आधार मजबूत कर लिए थे। और फलतः जब गुटबाजी बढ़ी तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का विभाजन तक हो गया, और यह उत्तर भारत की राजनीति में एक नए क्षेत्रीय दल का उभार आया, उदय हुआ। और हम देखते हैं कि 1967 के चुनाव में कई एक राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई, और 1969 में गठबंधन सरकार के रूप में यह आपको दिखता है। भारतीय संघ के राजनीति में यह दौर एक नई विचारधारा को स्थापित किया। हालांकि 50 के दशक और 60 के दशक के चुनाव की बात किया जाए
तो 1952 के ही प्रथम आम चुनाव में ऐसी आशंका व्यक्त की कि इस देश के लिए लोकतंत्र सही नहीं है और विशेष करके सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार जिस तरह की सभी लोगों को मत देने का अधिकार दे दिया गया, इस पर संभावना है, इस पर आशंकाएं व्यक्त की जाने लगी कि शायद यहाँ लोकतंत्र पूर्णतः फेल कर जाए, क्योंकि उस समय तक यही धारणा थी कि लोकतंत्र पाश्चात्य देशों की ही तंत्र है, लोकतंत्र शिक्षित लोगों का ही तंत्र है, लेकिन यहाँ जबकि ज़्यादातर लोग निरक्षर ही थे, तो लोकतंत्र कैसे सफल होगा। लेकिन हम देखते हैं कि प्रथम आम चुनाव में कहा जाता है कि 17 करोड़ 30 लाख वोटर थे और 192 राजनीतिक दल, वहाँ 17,000 उम्मीदवार में से 3700 सीटों के लिए चुनाव होना था। और यह आश्चर्य नहीं रहा कि वयस्क मताधिकार को जिस तरह समाज में एक जोखिम भरा मानकर लोग चल रहे थे, विदेशी पर्यवेक्षक विशेष तौर पर, वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में अपनी महत्ता बरकरार रखी, विशेष करके इस परिप्रेक्ष्य में कि आज़ादी की विरासत के रूप में उसे कांग्रेस पार्टी को जनाधार मिला हुआ था, उसे लोगों का विश्वास प्राप्त था और लोकसभा के लिए 489 सीटों में से 364 सीट कांग्रेस को मिला था। एक तरह से 75% लगभग सीटों पर उनका कब्जा आ गया था। वहीं राज्य विधानसभा की 3283 सीट में से 2246 सीट कांग्रेस को मिली थी और उन्हें 68.4% वोट 68.4% सीटें जीती थी। इस तरह एकाधिकार रहा उनका। और वहीं अगले 3 आम चुनाव में देखें तो वहाँ भी लगभग कांग्रेस ने अपनी जीत का यह सिलसिला बरकरार रखा कमोबेश। हालांकि 1967 का जब चौथा आम चुनाव हुआ तो विपक्षी दल और उनके गठजोड़ों ने कई राज्यों में ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि कांग्रेस अपदस्थ जैसी स्थिति में दिखी। हालांकि ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने एकाधिकार रखा पूरे देश में, यद्यपि भी रहा, लेकिन अगर हम गहन विश्लेषण करें तो हम ये भी देखते हैं कि 1952 के चुनाव को छोड़ दें, 1964 के कुछ चुनाव को छोड़ दें, तो पूरे देश पर कांग्रेस का शासन कभी नहीं रहा। जैसे कि 1952 में भी मद्रास पेप्सू राज्य था, उड़ीसा की बात करें या ट्रावणकोर कोचीन की बात करें तो वहाँ भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। और वहाँ वहीं आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बनाने के बाद मद्रास में किसी तरह कांग्रेस जीत पाई थी। वहीं आंध्र प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार 1954 में गिरा दी उनकी सरकार, और अब देखते हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। पेप्सू और ट्रावणकोर कोचीन में 1954 में और आंध्र प्रदेश में 1955 में तो ऐसी स्थिति आई कि वहाँ दोबारा भी चुनाव कराने पड़े। राज्य राजनीति का दौर हम देखते हैं कि 1956 में जब केंद्र ने भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया तो 1957 के चुनाव में यद्यपि कि उन्हें वोट मिला और एक तरह से दिखा कि कहीं न कहीं कांग्रेस ताकतवर के रूप में उभर रही है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि तेलुगु भाषी इलाकों में तो जहाँ कि हैदराबाद को जोड़कर एक नया आंध्र प्रदेश राज्य बनाया था, वहाँ तो जीत मिला, लेकिन जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव था तो वहाँ उन्हें परेशानी हुई। केरल और उड़ीसा में भी बहुमत उन्हें नहीं मिला और उड़ीसा में तो स्थानीय पार्टी गणतंत्र परिषद के साथ गठजोड़ तक करना पड़ा और केरल में हम देखते हैं कि भाजपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मुकाबले पराजित हो गई और 1959 तक केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी रही और जिसे कम्युनिस्ट पार्टी के जो विरोधी सब थे उन लोगों ने उन्हें फिर गिराया और 1960 में हम देखते हैं कांग्रेस पर सोपा मुस्लिम लीग के डेमोक्रेटिक फ्रंट के ने मिलकर भाकपा को पराजित करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि 1967 में कांग्रेस कई अन्य राज्यों से भी सत्ता से अलग हो गई, वहीं कई बार 3 राज्यों में तो दल बदल के कारण सत्ता छोड़नी पड़ी। हालांकि हम यह देखते हैं कि 1969 पे केंद्र सरकार आराम से
सरकार में आई। लेकिन यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में जो विरोधी कांग्रेस के विरोधी जो एकजुट नहीं हुए, विखंडित हुए, इनका लाभ कांग्रेस को मिला। हम यह भी देखते हैं कि 67 के बाद कई एक अन्य राजनीतिक दल जो विकसित हुए वे कांग्रेस से ही टूटे हुए थे, कांग्रेस के व्यूहों से बाहर निकले हुए थे और उन्होंने अपनी सारी विचारधारा को कांग्रेस के ही इर्द गिर्द रखी। यह भी समझ सकते हैं कि 1967 के पहले तक जो बातें थी और उसके बाद जैसे कि कांग्रेस टूटने लगी, तो कांग्रेस के टूटने के में जो धड़े निकले वे सारे कांग्रेस के ही थे और उनकी सारे व्यूह रचना कांग्रेस के ही इर्द गिर्द विकसित हुई थी और उनके विचारधारात्मक राजनीतिक प्रवाह से वे भी अछूते नहीं रह पाए और जो अन्य दलें भी थी तो उनके पास भी वही विचारधाराएं मौजूद रहती थी। और उसके पहले यदि कांग्रेस पार्टी में भी थे वे तो ऐसा नहीं कि एक मत पर ही थे, विभिन्न तरह की विचारधाराओं वाली पार्टी खुद कांग्रेस बन गई थी। इतनी अधिक विचारधाराओं को लेकर चल रही थी कि पश्चिमी अर्थ में तो इसे राजनीतिक दल ही नहीं माना गया बल्कि एक आम सहमति की पार्टी से मान लिया गया था। और हम यह भी देखते हैं कि सरकार में चूंकि यह थी और कई स्तरों के संसाधन पर इसका नियंत्रण था और जिससे के जरिए कि अपने संगठन के अभी काम आसानी से करा लिया जाता था। लोगों में इनके जो समर्थक थे एक तरह की गोलबंदी भी कर देते थे और किसी भी तरह की बात हो, टकराव की बात नहीं उठती थी, लेन देन की बात हो वहाँ पर समझौता कर लिया जाता था। और एक सामाजिक राजनीतिक संगठन जो उभरे विभिन्न दलों में, विभिन्न कांग्रेस में विभिन्न दलीय धड़े के रूप में, चाहे वो जाति सभाओं के रूप में हो या आदिवासी पार्टियों के रूप में हो, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में हो, तो उसे एक गुट तो बना लेकिन सबों को सहभागिता के साथ चलने की यहाँ पर एक तरह का स्वीकार्यता थी। असंतुष्ट गुट और बाहरी विपक्षी दल दोनों ज़्यादा कुछ अंतर ही यहाँ पर नहीं दिख रहा था कांग्रेस पार्टी के नज़रिए से। राज्यों की राजनीति का एक दिलचस्प पहलू यह भी था कि केरल को यदि छोड़ भी दें तो तकरीबन प्राय राज्य में कांग्रेस की सरकार आती थी, लेकिन ऐसी भी स्थिति हो गई कि उसके नेतागण, उसके मंत्रीगण बदलते चले गए। यानी शासक अभिजन जो एलिट क्लास था उसमें अदली बदली का दौर होने लगा और हम देखते हैं इसकी शुरुआत 1953 में ही हो गई थी जब कामराज ने मद्रास के मुख्यमंत्री पर जो उस समय थे सी राजगोपालचारी उन्हें हटा करके स्वयं को बैठने में सफल हो गए थे। यहाँ पर कामराज योजना के बारे में भी जान लेना दिलचस्प होगा। दरअसल 1961 की बात है, एक कामराज योजना के नाम से एक फार्मूला आया और उस समय, हालांकि उसके पहले नीलम संजीवा रेड्डी ने भी पार्टी अध्यक्ष जब बने थे तो उन्होंने यह कहा था कि 10 साल तक सरकार में रहने के बाद नेताओं को मंत्री पद स्वयं छोड़ देना चाहिए, उन्हें संगठन की सेवा करनी चाहिए, उन्हें पार्टी की तरक्की की सोचना चाहिए, पार्टी संगठित रहे इस पर उन्हें मंथन करना चाहिए। खैर, तो उसी प्रस्ताव को कामराज ने संगठन की ताकत के रूप में बजाया और इसी को कामराज योजना के नाम से, कामराज प्लान के नाम से जानते हैं। और इस योजना पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 10 अगस्त 1963 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उन्हें इसका शिकार होना पड़ा। हम देखते हैं कि मद्रास के मुख्यमंत्री एस.के. पाटिल ने इस बात का हालांकि उस समय समर्थन किया। उसके बाद सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हो गया और राज्य हो या केंद्र, हर जगह के मंत्रियों ने अपने अपने इस्तीफे इस आधार पर कांग्रेस पार्टी कार्यकारिणी को भेजने शुरू कर दिए थे और कार्यकारिणी ने उस समय नेहरू को यह अधिकार दे दिया गया था कि उसे स्वीकारे। और इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि 24 अगस्त को नेहरू ने 6 मुख्यमंत्री एवं 6 केंद्रीय मंत्री को यहाँ पर
पार्टी के लिए रखा, संगठन में काम करने के लिए कहा और उन्हें अपने पद से हट जाना पड़ा। ये 6 मुख्यमंत्री जो उस समय थे, मद्रास के कामराज स्वयं थे, उड़ीसा के बीजू पटनायक थे, बक्सी गुलाम मोहम्मद कश्मीर के थे, उत्तर प्रदेश के चंद्रभानु गुप्ता थे और विनोदानंद झा थे, बिहार के, मध्य प्रदेश के थे बी.ए. मंडलोई। ये सारे मुख्यमंत्री थे। वहीं 6 केंद्रीय मंत्री थे, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, एस.के. पाटिल, बी. गोपाल रेड्डी, डॉक्टर के.एल. सिनेमाली। तो इस तरह यह एक तरह का एक हथकंडा के रूप में प्रसिद्ध हुआ कि एक औपचारिकता थी कि उन्हें पद से हटाकर पार्टी में लाना था। यहाँ पर गुटबंदी और चरम पर फिर पहुंचने लगी। पार्टी वो जो पार्टी में नहीं आकर वे स्वयं अपनी पार्टी बनाने के ज़्यादा हिम्मती हो गए। सत्ता सुख जो भोग लिया था उसके साथ सोचे कि यह कहीं न कहीं मेरे साथ दुस्साहस वाली बात हो रही है। हालांकि कामराज योजना इस बात में इतिहास में प्रसिद्ध हो गया कि दिखा दिया कि एक ही पार्टी की सरकार रहती है तो भी पार्टी के जो एलिट क्लास होते हैं, एलिट कैसे वे अभिजन अदली बदली करते हैं, उनकी अलटी पलटी कैसे की जाती है। हालांकि जब नेहरू का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हुआ तो फिर उनके उत्तराधिकारी कौन बनेंगे, इस संदर्भ में पार्टी के नेताओं में एक बार फिर आपसी खींचतान चरम पर थी। एक दलीय पार्टी थी, लेकिन एक दलीय पार्टी व्यवस्था में भी दबाव की पार्टी बन गई थी कांग्रेस एक तरह से। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस के भीतर हर तरह के मतावलंबी को जगह दिया गया था, हर तरह के हित उसमें साधे गए थे और यही कारण था कि विपक्षी भी उन्हें ज़्यादा आसानी से प्रभावित कर लेते थे। जैसे जब वामपंथी बाहर से आंदोलन करते थे, जो कांग्रेस के अंदर के वामपंथी का धरा था, वे फिर वर्चस्व में आ जाते थे, वे अपनी भूमिका लीड रूप में समझने लगते थे। उसी तरह जब स्वतंत्र पार्टी सहकारी खेती के खिलाफ भूस्वामियों के पक्ष में समर्थन हासिल करने की कोशिश में दिखती है, तो कांग्रेस के अंदर की जो दक्षिणपंथी ताकत थे वे वर्चस्व में आने लगते हैं। और स्थिति तो ऐसी बनी कि कांग्रेस के सत्ताधारी गुट से बाहर जब रखकर वे संघर्ष करने लगे और वह गुट जब बाहर फिर खुद अपदस्थ हो जाता था तो असंतुष्ट नेता पुनः कांग्रेस पार्टी में आ जाता था और इस तरह जो नए विपक्षी दल का गठन होता था वह उपेक्षित पड़े मुद्दे पर रोशनी एक तरह से डालते थे। और 62 की बात करें, 62 से 66 की बात करें, 1962 से 66 के बीच अनेक नेताओं ने अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी छोड़ी और विशेष करके उस समय जब भारत का युद्ध होने की स्थिति थी, भारत पाकिस्तान 65 में, भारत चीन 1962 में, उस समय भी देश की स्थिति अच्छी नहीं थी, काफ़ी जान माल की क्षति हुई थी और उसके बाद नेहरू की मौत के बाद, उसके बाद पुनः जब शास्त्री की भी मौत हो जाती है तो उस समय कांग्रेस पार्टी में आपसी गुटबाजी ज़्यादा बढ़ने लगी। आप देखते हैं कि उस समय सूखा पड़ गया था, महँगाई भी बढ़ रही थी, आर्थिक मुद्रा का मूल्यन हो रहा था। इस प्रकार वहाँ पर कांग्रेस पार्टी में कई तरह के दबाव जैसे आ गए थे। हालाँकि जब सब गुटबाजी की बात करें यदि हम, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही गुटबाजी थी। कांग्रेस पार्टी में तो गुटबाजी थी, राज्यों में कई राज्यों में पार्टियों में भी विभाजन हो गया था। कई बार कई जगह से 2-2 कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और वो इसी तरह कोई कई जगह 3-3 कम्युनिस्ट पार्टी बन गई थी। सोशलिस्ट पार्टी भी बँट गए थे, उनके भी 2 हिस्सा होने गए थे। गुटिया संघर्ष हर जगह था। जनसंघ में भी नरमपंथी और गरमपंथी धर्म के रूप में दिख रहा था। स्वतंत्र पार्टी में भी दरार दिख रही थी और उसी तरह हम देखते हैं वहाँ पर एक उत्पीड़ित वर्गों की पार्टी, आदिवासी वर्गों की पार्टी, इस तरह की भी बातें दिखती है वहाँ पर। 1967 के बाद हम देखते हैं कि जो गैर कांग्रेस थे, उन्होंने विशेष कर गठजोड़ बनाए और कुल मिलाकर यह बात थी कि कांग्रेस से निकले जितने भी लोग थे, सारे लोग कांग्रेस में जा नहीं सकते थे और गैर कांग्रेसी गठजोड़ एक तरह से टिकाने में हुए कामयाब, हालांकि हो भी नहीं सके। उनकी सरकारें भी एक-एक करके गिरती चली गई। ऐसी नई बातें नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में ही ये विशेषता धड़धड़ाने का लगा, बल्कि अन्य विपक्षी भी वहाँ पर अडिग रूप से नहीं रह सके और आज़ादी के बाद
कांग्रेस की रणनीति देखें और 1967 से 69 के बीच गैर कांग्रेसी शक्तियों की जो रणनीति थी वह एक जैसी ही दिखती है। गठजोड़ बनाने की बात पर वे भी चले और कांग्रेस को जब तक वो पराजित नहीं कर सकते तब तक अल्पमत पाने वाली तमाम पार्टियों को जोड़कर कांग्रेस से बड़ा बहुमत बनाने की वो लोग फिराक में थे। और अगर कांग्रेस को छोड़ दे विपक्ष की बात करें तो हम यह भी देखते हैं कि विपक्ष की गैर कांग्रेस रणनीति के प्रमुख जो नेतृत्व करता थे उस समय राम मनोहर लोहिया थे और उन्होंने एक समाजवादी नेता के रूप में अपनी प्रसिद्धि पाई थी और समस्त गैर कांग्रेसी दलों को वे एकजुट कर रहे थे और इसमें हालांकि खासे कामयाब हुए, यह अलग बात रही कि वे कांग्रेस का विकल्प अस्थायी रूप से नहीं बन सके। वे राम मनोहर लोहिया खुद कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस का वर्चस्व तो तोड़ दिया, लेकिन इसके नतीजे जो वे चाह रहे थे उस अनुकूल नहीं निकल सके। हालांकि जो स्थिति बन रही थी चौथे आम चुनाव के समय, उस समय भी संवाददाताओं ने, विशेषकर द टाइम्स के संवाददाता ने भविष्यवाणी की थी कि ये चुनाव भारत के लिए आखिरी होने वाले हैं। कई तरह की जो वहाँ पर तो दल बदल की बात हुई, विरोधी विपक्षी की सत्ता में आने की बात हुई, तो एक तरह से ऐसा माना जाने लगा कि यह तंत्र, यह वैकल्पिक मॉडल जो दुनिया से अलग अपनाया गया है, यह शायद समाप्त न हो जाए। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि केंद्र की सरकार हो, उनकी बात पर राज्य सरकार ने भी ऐसे ऐसे काम को किया जिससे कि ऐसी बातें नहीं थी कि हमारी व्यवस्था तहस नहस हो जाती। ऐसा इसलिए भी हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद जब देश शैशवावस्था ही माना जाए उस समय, तो इसके बावजूद ऐसे ऐसे निर्णय लिए जिससे कि एक जनसहमति बनाने की बात होती है, एक विश्वास की बात होती है, मूल्य एक आदर्श की बात होती है और ये आदर्श इतने हल्के में टूटने वाली नहीं थी। हम देखते हैं कि कई तरह के प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर किए गए, राज्य के स्तर पर किए गए, सामंती अधिकारों को का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया गया था, श्रम कानून बनाए गए थे जनहित में, ज़्यादा से बहुसंख्य लोगों के हित में। पिछड़े तबकों की बात करें, दलित तबकों की बात करें, उन्हें विशेष सुविधाएं दी गई थी और विषमताओं मिटाने की बात देखते हैं। हिंदू सिविल कोड को पास किया गया ताकि किसी प्रकार की विषमताएं न दिखे। संपत्ति संबंधी अधिकार व्याख्या नए सिरे से हो गई थी, वह समाप्त हो गई थी और जैसे भाषाई आधार पर नए राज्य को निर्माण की बात हुई तो राज्य का पुनर्गठन आयोग गठित कर राज्य का निर्माण भी हुआ। अलगाववादी आंदोलन पर नकेल भी कसा गया। तो इस प्रकार की भी व्यवस्था हम देखते हैं कि हो जाने से कहीं न कहीं शत्रुता और टकराव में घटी टली और राष्ट्र विरोधी बातों को बल आगे पनपने का अवसर नहीं मिला। यहाँ पर मार्टिन वीनर का जिक्र प्रासंगिक होगा कि उन्होंने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी, पब्लिक प्रेशर एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स इन इंडिया, शिकागो में 1962 में उन्होंने कहा था कि भारतीय राजनीति में टकराव की संस्कृति का अभाव है। निसंदेह इस तरह की किसी तरह की ऐसी टकराव की व्यवस्था अपने यहाँ नहीं है, नहीं उभरने की संभावना है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने एक सुंदर समानता पर आधारित संविधान लोगों को उपलब्ध कराया था।